आप सभी को नमस्कार। मैं मिथिलेश साहू एक बार फिर से आप लोगों के लिए ये जो हम थ्योरी वाला सीरीज चला रहे हैं। आपका कोर्स और पेपर जो ISB विश्वविद्यालय में होने वाला है, उसका थ्योरी सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम पेपर नंबर 3 जो कोर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, उसको डिस्कस करेंगे। आशा है कि मैंने फर्स्ट पेपर का जो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था, उससे आप लोगों को हेल्प हुआ होगा। तो बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कोर पेपर पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेंगे। इसमें इकाई फर्स्ट में हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसको देखेंगे। इसमें मेजर जो सिलेबस है वो भारतीय राजनीतिक प्रणाली और उनके दृष्टिकोण से संबंधित है। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है। तो पहला इकाई में भारतीय राजनीतिक प्रणाली के दृष्टिकोण, उनके परिप्रेक्ष्य है। कानूनी, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, अधिकार, जवाबदेहिता, कानून का शासन, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, भ्रष्टाचार और जवाबदेही, संस्थागत तंत्र, ये सभी टॉपिक्स विद्यमान है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कानूनी परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, अधिकार, जवाबदेहिता, ये सभी टॉपिक मैंने जो ऊपर बताया है उसी को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका कानूनी परिप्रेक्ष्य। ठीक है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला संविधान है, जो भारत के शासन का कानूनी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघीय ढांचा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका विद्यमान है। इन्हें भी शक्तियाँ प्रदान की गई है संविधान द्वारा। तो भारतीय विधि प्रणाली कॉमन लॉ पर आधारित है, जिसमें संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम, न्यायिक निर्णय और उनका नियमन शामिल होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कानूनी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो भारतीय राजनीति ऐतिहासिक जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश उपनिवेश में मिलता है। आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे की नींव स्वतंत्रता आंदोलन और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रखी गई है। संविधान सभा ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर एक समावेशी सार्वभौमिक संविधान का निर्माण किया। तो हम संविधान से संबंधित जो ऐतिहासिक पहलू हैं उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति और रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है। तो ये इन सब से रिलेटेड जो प्रकृति है उसमें संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, मतदान व्यवहार और प्रतिनिधित्व के स्वरूप तथा आकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था उस परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जहाँ पर राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भारत में योजनाबद्ध विकास मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जैसी नीतियाँ राजनीतिक निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। इसमें सामाजिक कल्याण की योजनाएं और सब्सिडी आधारित नीतियां चुनावी रणनीतियों का हिस्सा बन चुकी हैं। इसलिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था को भी जानना एक रिसर्च स्कॉलर और पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट को आवश्यक हो जाता है। अधिकार और जवाबदेहिता, अधिकार जो हमें मिले हैं इसमें मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, शोषण से मुक्ति, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, संवैधानिक उपचार आदि अधिकार हमें मिले हैं। इसके साथ साथ लोकतंत्र की सरकार की जवाबदेहिता भी आवश्यक हो जाती है। ऐसे में संस्था मनमानी करने लग जाएंगे, इसलिए जवाबदेहिता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कानून का शासन, लॉ, रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन भारतीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। इसका अर्थ है सभी नागरिक, चाहे वे सामान्य हो या उच्च पद में पदस्थ, कानून के समक्ष समान है।
यह मनमानी शासन के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार इसी विचार को प्रकट करता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। वैसे तो रूल ऑफ लॉ को हमने इंग्लैंड से लिया है, डायसी महोदय इसके प्रणेता है, आप सभी को पता है। ठीक है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। भारत में नागरिकों को मतदान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। ये सभी राजनीतिक अधिकार लोकतांत्रिक शासन की आत्मा बन गई है। साथ ही नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय स्मारकों का सम्मान करना, हमारे जो वीर सपूत हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के आंदोलन में हमारे लिए लड़ा और बलिदान दिया, उनका भी सम्मान करना जरूरी है। ठीक है, भ्रष्टाचार और जवाबदेही। भ्रष्टाचार भारतीय शासन प्रणाली की गंभीर चुनौती रही है। इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी होता आ रहा है और जनता का विश्वास घटता जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई कानूनी प्रावधान हैं, जिसमें लोकपाल अधिनियम, सीबीआई, सीबीसी है ना, सतर्कता आयोग आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 में नागरिकों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, जिससे कहीं न कहीं पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, संस्थागत तंत्र। भारतीय लोकतंत्र में कई संस्थागत तंत्र कार्यरत हैं जो शासन को संतुलित और जवाबदेही बनाते हैं, जिसमें संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग आदि शामिल हैं। ये संस्थाएं प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करते हैं, निष्पक्ष रूप से निष्पक्षता को भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमने इसमें जो थ्योरी है उसको मैंने पढ़ के आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में इन्हीं सभी टॉपिक को डिस्कस करना था। अगर एकदम डिटेल में जाएं तो बहुत लंबा हो सकता है यह वीडियो, इसलिए हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपका शॉर्ट में लिखने के लिए ये इन टर्म्स को आएगा, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। प्रथम यूनिट समाप्त होता है, लेकिन इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं इसमें आगे लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला, भारतीय संविधान में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से। इसके प्रणेता कौन है? डायसी महोदय। ठीक है, न्याय का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है? तो लोकपाल जो है वो कार्य कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है, चुनाव करवाती है? कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है ना, निर्वाचन आयोग। जनहित में सूचना पाने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त है? आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत है ना, ये आएगा। ठीक है, भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक विविधता किस सिद्धांत को पुष्ट करती है? तो कौन से सिद्धांत को पुष्ट करती है भाई? है ना, बहुलवाद को या बहुलतावाद को। ऐतिहासिक रूप से भारतीय संविधान निर्माण की प्रेरणा किस आंदोलन से मिली है? तो स्वतंत्रता संग्राम से मिली है ना। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32 में। ठीक है, भारतीय संविधान में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की दिशा में सबसे बड़ा बदलाव वाला कदम कौन सा है? तो 1991 में अपनाया गया उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन की बात अगर करें तो वो 1991 को हुआ है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो हमारा एक यूनिट समाप्त होता है, हम सेकंड यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें भारत में पार्टी प्रणाली, एक पार्टी से प्रमुख और बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय राजनीतिक दल,
राज्य दल गठबंधन की सरकारें कैसी होती है, पार्टी प्रबद्धता कैसी होती है, सरकार का संगठन कैसा होता है, संघवाद, बहुलवाद, राजनीतिक दल, भारत में चुनाव, मतदान, व्यवहार के निर्धारण में जाति, समुदाय, वर्ग, लिंग आदि तथा क्षेत्र और चुनाव सुधार कैसे होते हैं, इन सब पर डिस्कस करेंगे। तो सेकंड यूनिट में ये सब है ना। भारत में पार्टी प्रणाली एकल और बहुल। भारत में एकल पार्टी प्रणाली वाला देश है। इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनेक राजनीतिक दल सक्रिय होना। ठीक है, सॉरी, भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाला देश है। हमारे देश में एक से अधिक पार्टी मौजूद हैं, राजनीतिक पार्टी है, जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, है ना, तृणमूल कांग्रेस हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से 6 से 7 राजनीतिक दल है ना, राष्ट्रीय पार्टी है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो पार्टी प्रणाली है वो कैसी है, बहुदलीय प्रणाली है। हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनेक राजनीतिक दल सक्रिय है। एकल पार्टी प्रणाली जैसे कि चीन में, जहाँ पर एक ही पार्टी का शासन है, जबकि बहुदलीय प्रणाली भारत में विद्यमान है। यहाँ पर विविधता को देखते हुए अनेक दल पाए जाते हैं और इनमें प्रतिस्पर्धा भी दिखाई देती है। तो एकल और बहुल आपको समझ आ गया होगा, आप सभी ने एमए में, बीए में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल टर्म्स हैं। ठीक है, भारत में कुछ समय से 1952 से 1967 में कांग्रेस का वर्चस्व रहा था। आप सभी को पता है कि नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने लगातार 17 वर्ष पीएम रहे थे। ठीक है, तो कांग्रेस का ही वर्चस्व उस समय था, जो एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली कहलाता है। परंतु 1989 के बाद गठबंधन की सरकारें आई तो बहुदलीय प्रणाली स्थापित हो गई। ठीक है, तो ये आपका प्रथम टॉपिक समाप्त होता है। दूसरे टॉपिक में क्षेत्रीय और राज्य दल। भारत में राज्य आधारित क्षेत्रीय दलों का उदय 1960 के दशक में के बाद तेजी से देखने को मिला। इन दलों का उद्देश्य राज्य की भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना था। इसमें प्रमुख दल शामिल है, जैसे द्रमुक डीएमके, अन्ना द्रमुक एआईडीएमके तमिलनाडु में सक्रिय थे, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी आंध्र प्रदेश में, उसी प्रकार शिवसेना महाराष्ट्र में, अभी शिंदे गुट और, है ना, 2 गुटों में ये बढ़ गया है। ठीक है, अकाली दल पंजाब में, टीएमसी पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। ठीक है, इन दलों ने केंद्र और राज्य सरकारों के गठन में निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है, गठबंधन की राजनीति की बात करें तो 1989 के बाद भारत में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ था। इनका मुख्य कारण था किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाना। जैसे अभी मोदी जी की सरकार है तो स्पष्ट बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। इससे पहले भी जो सरकार थी मोदी जी की केंद्र में, तो वहाँ पर भी पूर्ण बहुमत था। लेकिन 89 में के बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत ना मिलने के कारण गठबंधन की सरकार बनाई जाती थी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, इन गठबंधनों ने केंद्र की राजनीति को संचालित किया। गठबंधन राजनीति ने क्षेत्रीय दलों को केंद्रीय सत्ता में भागीदारी दी। चौथा जो टॉपिक है आपका, उसको देख लेते हैं। एनडीए की सरकार ये भाजपा संबंधित है ना, भाजपा सपोर्ट करता है, भाजपा गठबंधन इसके अंतर्गत आता है, जबकि यूपीए जो है वो कांग्रेस गठबंधन। अभी कांग्रेस ने तो इंडिया गठबंधन बना लिया है ना, बहुत सारे पार्टी उसमें मौजूद है, आप सभी को पता है। ठीक है, पार्टी गठबंधन और सरकार गठबंधन। राजनीतिक दलों का गठन चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है। पार्टियां राजनीतिक राष्ट्रीय दल है या राज्य स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत होती हैं। सरकार का गठन उस दल या गठबंधन द्वारा किया जाता है जो संसद, विधानमंडल या विधानसभा के बहुमत से प्राप्त हो। अगर पूर्ण बहुमत ना प्राप्त हो तो समर्थन पूर्ण बहुमत ना हो तो समर्थन से सरकार बनती है। अगर नहीं हो तो भी सरकार बनाई जा सकती है। ठीक है, ऐसे में पांचवा टॉपिक है संघवाद। भारत एक संघात्मक राज्य है, जिसका अर्थ होता है सत्ता का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है, संघवाद का मतलब क्या होता है, केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा। ठीक है, भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में भी विद्यमान है। ठीक है,
7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य तथा समवर्ती सूची को परिभाषित किया गया है। संघवाद का उद्देश्य विविधता में एकता को बनाए रखना है। ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था खासकर बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त होता है। वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की नागरिकता होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप भारत में एकल नागरिकता विद्यमान है। ठीक है। और केंद्र और राज्यों में शक्ति का बंटवारा होता है। ठीक है। तो इन गुणों को भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल संघीय ढांचे को बनाए रखते हैं और राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करते हैं। क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद तब उत्पन्न होता है जब कोई राज्य या क्षेत्र अपने हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर रख देता है। ठीक है। यह कई बार सकारात्मक सांस्कृतिक संरक्षण और कई बार नकारात्मक विघटनकारी रूप भी धारण कर लेता है। ठीक है। ये एक भयावह समस्या का रूप भी ले लेता है। जैसे तेलंगाना आंदोलन हो, गोरखा आंदोलन हो, कावेरी जल विवाद हो गया, ये क्षेत्रवाद के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होती है ना। ये नीति निर्धारण, जनता व सरकार के बीच में सेतु का कार्य करते हैं, नेतृत्व का निर्माण करते हैं और राजनीतिक सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण की प्रक्रिया चिन्ह आवंटन चुनाव आयोग द्वारा ही मान्य होता है। तो वर्तमान में मेरे ख्याल से 7 या 6, मैं कंफर्म नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा, 7 या 6 हमारे राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है। उनको भी आपको एक बार देख लेना है, जिन्हें चुनाव चिन्ह और ये सब पंजीकरण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ठीक है। भारत में चुनाव आयोग और मतदाता या मतदान व्यवहार वोटिंग बिहेवियर समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं इसमें? जाति। भारत में जाति आधारित वोटिंग आम बात है। दल जाति समीकरण के अनुसार उम्मीदवार को खड़ा करते हैं या तय करते हैं। समुदाय धार्मिक पहचान के कई बार वोटिंग व्यवहार को भी प्रभावित करता है। वर्ग, आर्थिक वर्ग जैसे गरीब, मध्यम और अमीर, अलग अलग वर्गों की प्राथमिकता इसमें देखने को मिलती है। लिंग, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है, परंतु कई स्थानों पर पुरुष निर्णय हावी हो रहे हैं। तो ये सब कारक हैं जो इनको क्षेत्र भी प्रभावित करते हैं। ग्रामीण और शहरी वोटिंग बिहेवियर को भी देख पा सकते हैं इसमें हम। ठीक है। उसके बाद हम क्षेत्रीय मतदाता व्यवहार के निर्धारण तत्व के रूप में देखते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो स्थानीय मुद्दे में नेतृत्व की छवि, जातीय समीकरण, विकास की स्थिति, भाषा आदि को हम प्रभावित करते हुए पाते हैं। उदाहरण के लिए बिहार में जाति आधारित मतदान व्यवहार देखने को मिलता है। तो क्षेत्रीय मतदान व्यवहार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक है ना। बिहार में जाति आधारित मतदान होता है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी और बनाम तृणमूल विचारधारा समाहित है। तो इनके बीच में क्षेत्रीय मतदान व्यवहार का निर्धारण इसी आधार पर होता है। ठीक है। चुनाव सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या है? चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शिता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए समय समय पर कई प्रकार के चुनाव सुधार हो रहे हैं, जिसमें नोटा नॉन ऑफ द अबव विकल्प की शुरुआत 2013 में हुई। संबंधित आपराधिक रिकॉर्डों की जानकारी देना सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। चुनाव की खर्च सीमा तय की गई है। ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है। और चुनाव आयोग की स्वायत्तता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे चुनाव आयोग चुनाव में सुधार के साथ साथ निष्पक्ष और स्वतंत्र तथा पारदर्शी चुनाव को सुनिश्चित कर सके। ठीक है। तो ये जो सेकंड यूनिट है आपका, वो भी यहाँ समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, कारण फिर से दोहरा देता हूँ, कारण नहीं है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो इस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सेकंड यूनिट का, भारत में बहुदलीय प्रणाली को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख संवैधानिक तंत्र कौन सा है? तो कौन करता है? संघीय ढांचा करता है। ठीक है।
भारत में बहुदलीय प्रणाली को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख संवैधानिक तत्व कौन सा है? तत्व बोले तो संघीय ढांचा आएगा। अगर आयोग संवैधानिक आयोग बोला जाता तो इसमें चुनाव आयोग आता। ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए किसी दल को कम से कम कितने राज्यों की मान्यता होनी चाहिए? ठीक है, 5 राज्यों की मान्यता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? ठीक है, तो टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी मेरे ख्याल से राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, ऐसा लग रहा है। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1980 के दशक में हुई थी। मतदाता या मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक कारक कौन से हैं? जाति। जाति का सबसे बड़ा प्रभाव रहता है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में। भारत में नोटा का विकल्प किस वर्ष पहली बार आया? 2013 में आया। ठीक है। चुनाव आयोग भारत में एक स्वतंत्र संस्था है। यह किसके द्वारा गठित किया जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में चुनाव आयोग से संबंधित सिफारिशें देता है? तो विधि आयोग, है ना, लॉ कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा महिला नेतृत्व वाली क्षेत्रीय पार्टी है? तो टीएमसी, नेता ममता बनर्जी। अब देखो यहाँ पर भी क्षेत्रीय पार्टी लिख दिया गया है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खर्चों में कमी और स्थायित्व। ठीक है, तो सेकंड यूनिट भी समाप्त होता है। हम थर्ड यूनिट की ओर चलते हैं। हमारा लेक्चर अच्छे से चल रहा है। आशा है कि 3 यूनिट और हम जल्द ही इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो थर्ड यूनिट में है दीर्घकालिक विवाद, मानव सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, विभाजन और कश्मीर का युद्ध कैसे हुआ, श्रीलंकाई युद्ध, परमाणु मुद्दे, आतंकवाद, उग्रवाद, मानव अधिकार, लैंगिक भेदभाव, पर्यावरण, विकास और संबंधी मुद्दे और प्रवासन। ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। सॉरी, यूनिट थर्ड में आ जाते हैं। तो पहला टॉपिक है भारत का विभाजन और कश्मीर विवाद। आप सभी को पता है भारत 1947 में सांप्रदायिक आधार पर इसका विभाजन हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद और अविश्वास की नींव पड़ी थी। विभाजन के कारण लाखों लोगों की जान गई और लाखों को विस्थापित होना पड़ा था। कश्मीर विवाद की शुरुआत 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबालियों द्वारा कश्मीर पर हमले से हुई थी। महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारत के सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 47 में, 65 में, 99 में करगिल युद्ध। ठीक है। मेजर जो युद्ध की बात करें तो इन्हीं को हम मेजर युद्ध मानते हैं। ठीक है। आज भी पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर और धारा 370 से जुड़े हुए रणनीतिक विवाद शामिल हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। कश्मीर विवाद क्यों है, और अभी भी विधानसभा का चुनाव हुआ है इस साल, और वहाँ पर फिर से सरकार बनी से पहले राष्ट्रपति शासन था, आप सभी को पता है, कश्मीर में। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक। श्रीलंकाई गृह युद्ध, तमिल और सिंघली समुदायों के बीच में भाषा और संस्कृति को लेकर, राजनीतिक वर्चस्व को लेकर बड़े लंबे से संघर्ष चल रहा था, जिसमें तमिल की प्रतिनिधि संस्था लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने स्वतंत्र तमिल राष्ट्र की मांग की। भारत ने IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, लेकिन उसे आलोचना झेलनी पड़ी। 2009 में लिट्टे की हार के बाद संघर्ष समाप्त हो गया, लेकिन तमिल जनसंख्या के अधिकारों का मुद्दा आज भी वहाँ पर जीवंत है। ठीक है। परमाणु मुद्दा, भारत ने 1974 में पहली बार परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया। उसके बाद दूसरा परीक्षण 1998 में दूसरी बार परीक्षण किया गया। परमाणु शक्ति भारत की सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा बनी है। भारत का जो पॉलिसी है वो है नो फर्स्ट यूज़ का नीति अपनाता है। ठीक है। भारत ने CTBT और NPT जैसे
संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि इन्हें वह भेदभावपूर्ण मानता है। परमाणु नीति राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये सब आपको याद रखना है। आतंकवाद आतंकवाद वैश्विक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। भारत में कई स्थानों पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं, जैसे आपने अभी देखा ना, ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा। ठीक है, पहलगाम में जो हमला हुआ था, उससे पहले भी हमने 2008 में मुंबई हमले, 26/11, पुलवामा 2019 में, और अभी लेटेस्ट का मैं बता रहा हूँ, हुआ था ना ऑपरेशन सिंदूर, को हमने लॉन्च किया था और पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने उसको हमने निस्त नाबूद किया था ना, अभी पहलगाम में जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे सिविलियंस और मिलिट्रियंस की जाने गई थी। तो ये आतंकवाद कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा बड़ी समस्या बनकर उभरा है। ठीक है, इसके साथ साथ अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, लेकिन जीरो आतंकवाद के सफाया करने के लिए जो हमारे फोर्सेस हैं वो हमेशा तत्पर हैं, और कहीं ना कहीं कश्मीर में अब आतंकवाद का सफाया होने जा रहा है। भारत ने आतंकवाद को निपटने के लिए NIA, यूपी, UAPA, AFSA, AFSPA जैसे विविध एजेंसियां गठित है जो अपना काम बखूबी कर रही है। उग्रवाद भारत में उग्रवाद विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और माओवादी प्रभावित क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण है विकास से वंचित क्षेत्र, जनजातीय असंतोष, स्थानीय पहचान की मांग। उग्रवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करता है और सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन गया है। ठीक है, मानवाधिकार मानवाधिकार वे मूल अधिकार हैं जो जीवन, स्वतंत्रता और समानता तथा गरिमा की रक्षा करते हैं। भारत ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा को स्वीकार किया। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कार्यरत है जो आतंकवाद, पुलिस की जातियों, जनजातीय संघर्ष, महिला और अल्पसंख्यकों की हिंसा जैसी समस्याओं को या मानवाधिकार के उल्लंघन की घटनाएं उत्पन्न करती है, उन्हें रोकथाम करने का कार्य कर रही है। ठीक है, लैंगिक भेदभाव भारत में आज भी महिला और ट्रांसजेंडर समुदाय को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। समान वेतन, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी में असमानता देखी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, है ना, पॉस्को एक्ट, ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक आदि प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी सामाजिक मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, पर्यावरण और विकास के मुद्दे। विकास के नाम पर वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 बनाए गए हैं। इसके साथ साथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए को नुकसान पहुंचाए बिना इसे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जरूरी है। पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन बनाए रखना हमें जरूरी है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय सुरक्षा। जलवायु परिवर्तन जैसे ग्लेशियर पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, बेमौसम बारिश मानव सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। किसान आत्महत्या करने, जल संकट, विस्थापन और जलवायु आधारित आपदाओं के उदाहरण हैं। इसमें UNFCCC और कोप सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT जैसी संस्थाएं मुख्य रूप से इस पर काम कर रहे हैं। प्रदर्शन और असंतोष। लोकतंत्र में प्रदर्शन अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन कुछ प्रदर्शन हिंसात्मक हो जाते हैं, जैसे शाहीन बाग आंदोलन, किसान आंदोलन 2020 से 2021, अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन, ये सब असंतोष भरे आंदोलन हैं। नागरिक समाज, छात्र संगठन,
समूह वर्ग समय समय पर अपनी मांग के लिए आंदोलन करते रहते हैं। इन आंदोलनों से यह पता चलता है कि जनता जागरूक है और अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम है। प्रवासन एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। प्रवासन का तात्पर्य होता है व्यक्ति या समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर की ओर स्थायी और अस्थायी रूप से स्थानांतरित होना। यह स्थानांतरित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय कारणों से भी हो सकता है। राजनीति विज्ञान में प्रवासन न केवल जनसंख्या के गतिशील स्वरूप का विषय है, बल्कि एक राज्य की नीतियों, अधिकारों, संसाधनों और पहचान की राजनीति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके प्रकार: आंतरिक प्रवासन, राज्य या देश के भीतर गांव से शहर की ओर, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर। बाह्य प्रवासन, एक देश से दूसरे देश की ओर, जैसे भारत से खाड़ी देश में श्रमिक प्रवास करते हैं। ठीक है, हमारे देश में भी बांग्लादेशी प्रवासी रहते हैं, श्रीलंकाई प्रवासी रहते हैं। ये सब बाह्य प्रवास के उदाहरण हैं। प्रमुख राजनीतिक कारण क्या है? संघर्ष, युद्ध, आतंकवाद जैसे कश्मीर, म्यांमार मुद्दा, जातीय और धार्मिक उत्पीड़न, सरकार की विकास परियोजनाओं से विस्थापन जैसे डैम बनाना या एक्सप्रेस वे बनाना। ठीक है, इससे भी कई संघर्ष उत्पन्न होते जा रहे हैं। प्रवासन से राजनीतिक प्रभाव क्या हो रहा है? शहरीकरण में वृद्धि हुई है, जिसके कारण प्रवासन पर दबाव बढ़ा है। वोट बैंक की राजनीति हुई है, जिससे प्रवासी समूहों को राजनीतिक दल लुभाने लगे हैं। असमानता और अधिकारों की मांग, प्रवासी अक्सर मूल निवासी के साथ संसाधनों को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। प्रवासी के अधिकार, काम करने की स्थिति, पहचान पत्र, मताधिकार जैसे मुद्दे इसमें उभर कर सामने आए हैं। नीतिगत उत्तरदायित्व अगर देखें तो राज्य को प्रवासी मजदूरों, शरणार्थियों, विस्थापित लोगों की सुरक्षा और रोजगार, आवास, शिक्षा जैसी आवश्यक नीतियाँ बनानी चाहिए। हाल ही में कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि प्रवासन की स्थिति ने सरकार की नीति और उनकी तैयारियों को लेकर एक गंभीर प्रश्न उठा दिया है। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट भी समाप्त होता है। इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। और इसमें थ्योरी बस है, थ्योरी है। आप ने पहले भी बी और एमए में इसको पढ़ा है, तो इसको एक बार आपको गो थ्रू होकर जाना है, इसको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, सॉरी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1947 में, सबको पता है। कश्मीर विवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। श्रीलंका के गृह युद्ध में तमिल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख संगठन का क्या नाम था? लिट्टे, है ना। ठीक है, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण 1974 पोखरण में। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में कौन सी केंद्रीय एजेंसी कार्यरत है? तो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। माओवादी उग्रवाद भारत के किन क्षेत्रों को अधिक सक्रिय है? तो रेड कॉरिडोर, है ना। भारत में मानवाधिकार की निगरानी करने के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है? तो भारत मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। भारत में परिवहन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो 1986 में। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए की जरूरतों में संतुलन स्थापित करना। ठीक है, तो हम 3 यूनिट को समाप्त कर चौथे यूनिट की ओर चलते हैं। इसमें दक्षिण एशियाई संगठन की नीतियाँ, सहयोग संगठन की पहल, भारत और पाकिस्तान से संबंधित मुद्दे, दक्षिण एशियाई समकक्ष विदेश नीतियाँ, क्षेत्रीय सहयोग, समस्या संभावनाएं, सार्क, साप्टा, साप्ता आदि इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम चौथा यूनिट में दक्षिण एशिया का परिचय। दक्षिण एशिया में निम्न देश शामिल हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई राजनीतिक दृष्टि से परस्पर जुड़े हुए हैं, परंतु विभिन्न विवादों के कारण विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से ये हमें नजर आते हैं, क्षेत्रों में से एक है। भारत की दक्षिण एशियाई विदेश नीति।
भारत की दक्षिण एशियाई विदेश नीति का मूल आधार पंचशील है, अहिंसा है, गुटनिरपेक्षता है, पड़ोसी पहले, है ना, नेबरहुड जो फर्स्ट की नीति है वो सबसे पहले है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहा ही है। तो ये सब को लेकर हमने आगे बढ़ा है और आगे बढ़ रहे हैं। भारत की नीतियों की विशेषताएं, सहयोग की भावना है, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों में आर्थिक सहायता, व्यापार और आधारभूत ढांचा को हम लोग मजबूत बना रहे हैं। वहीं रणनीतिक साझेदारी देखें तो श्रीलंका में बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है? श्रीलंका में है, तो वहाँ पर बंदरगाह का विकास, मालदीव में समुद्री सुरक्षा से संबंधित साझेदारी की जा रही है। सांस्कृतिक कूटनीति देखें तो रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट आदि धार्मिक सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत कर रहा है भारत। ठीक है। चुनौतियां अगर देखें तो चुनौतियां, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। चीन की बढ़ती हुई घुसपैठ, सी पैक है ना, मोतियों की माला, स्प्रिंग, है ना, ठीक है, पर्ल ऑफ स्प्रिंग जो नीति है वो है हमारे लिए चुनौती। भारत विरोधी राजनीतिक विचारधारा, ये भी हमारे लिए एक चुनौती साबित हो रहा है। सीमा विवाद, जैसे भारत और नेपाल के साथ और चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, ये भी हमारे लिए चुनौती है। ठीक है। पाकिस्तान की दक्षिण एशियाई विदेश नीति। पाकिस्तान की दक्षिण एशियाई विदेश नीति सुरक्षा आधारित और भारत विरोधी रणनीतियों पर केंद्रित रहा है। प्रमुख बिंदु, कश्मीर मुद्दा पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र रहा है। चीन से रणनीतिक संबंध, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक, ये है ना, ठीक है। इस्लामिक राष्ट्रों से निपटना, सऊदी अरब, तुर्की आदि से संबंध। सार्क में गतिरोध, भारत पाकिस्तान तनाव से संगठन निष्क्रिय बनता जा रहा है। ठीक है। अगला टॉपिक है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता क्यों है। दक्षिण एशिया में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन, आतंकवाद जैसी समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय सहयोग से भी संभव हुआ है। इसमें साझा सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाना चाहिए, आर्थिक आपसी निर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए, समृद्धि, व्यापार, पर्यटन, आपदा प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जल संसाधनों को साझा उपयोग करना चाहिए, जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का प्रयोग हो रहा है। पांचवा जो टॉपिक है, सार्क का गठन और उद्देश्य। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश की पहल पर हुई थी। इसके देश जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। इसका मुख्य उद्देश्य है सार्क का सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, आपसी सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। सार्क की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है? साप्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, सार्क विश्वविद्यालय दिल्ली, ये सब उपलब्धि हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र, सांस्कृतिक सहयोग योजना को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह कार्य कर रहा है। सार्क की प्रमुख समस्याएं, सीमाएं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव सबसे बड़ी समस्या है। राजनीतिक अस्थिरता, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान में जो ये स्थिरता आई है, ये सबसे बड़ी चुनौती है सार्क के लिए। सदस्य देशों के बीच में आर्थिक विषमता भी महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं। आपसी विश्वास में कमी, ये भी सार्क की समस्याएं रही है। द्विपक्षीय विवादों और बहुपक्षीय मंच पर प्रभाव, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। बिम्स्टेक और अन्य वैकल्पिक मंच। भारत ने सार्क की निष्क्रियता के चलते हुए बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जैसे मंचों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके सदस्य भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब देश आते हैं। भारत एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी से सीधा जुड़ा हुआ मंच है। इसमें रणनीतिक और आर्थिक समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय सहयोग की संभावना और अवसर। साझा बाजार को बढ़ावा देना, ऊर्जा साझेदार, ये सब बांग्लादेश और नेपाल के द्वारा किया जा रहा है। इन देशों के साथ साझा व्यापार और साझा ऊर्जा साझेदार बन रहे हैं।
उसी प्रकार क्षेत्रीय आतंकवाद का विरोध भी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना, चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, जिससे एक देश से दूसरे देश लोग चिकित्सा या इलाज कराने के लिए जाते हैं, ठीक है, मेडिकल वीज़ा लेकर। तो इससे भी सांस्कृतिक और आपसी भेदभाव मिट रहा है, ठीक है। युवाओं तथा महिलाओं में तकनीकी शिक्षा तथा निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन में साझा निपटारा की रणनीति भी बना रहे हैं, जिसमें कोप, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, और यूएन भी इसमें महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। निष्कर्ष, क्षेत्रीय सहयोग भविष्य। दक्षिण एशिया की विदेश नीतियों को प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत को क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए छोटे पड़ोसी देशों की चिंताओं और संवेदनाओं को समझना होगा। सार्क जैसे मंच को पुनः सक्रिय बनाना तथा द्विपक्षीय तनाव को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे दक्षिण एशिया फिर से समृद्ध हो सके, ठीक है। इसमें सार्क, साप्ता जैसे सैद्धांतिक जो टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। इनकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। 2017 साथ में शामिल हुआ अफगानिस्तान। उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति स्थापित तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना, गरीबी, शिक्षा, कुपोषण, पर्यावरण संकट जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना आदि महत्वपूर्ण है। मुख्य संस्थाएं, शिखर सम्मेलन, इसमें सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद, तकनीकी समितियां, सार्क सचिवालय काठमांडू, नेपाल में इसका सचिवालय है, ठीक है। प्रमुख उपलब्धियां, सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली में बना है, आपदा प्रबंधन केंद्र, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सब हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। एक बार आपको इसको देख लेना है। साप्टा दक्षिण एशियाई वरीयता मूलक व्यापार समझौता, इसका पूरा नाम है साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। स्थापना कब हुई थी? 1995 में। सार्क का आर्थिक सहयोग हेतु पहला चरण था। साप्टा का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच में व्यापार और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, शुल्क या टैरिफ तथा गैर टैरिफ बाधाओं को धीरे धीरे कम करना, वरीयतापूर्ण व्यापार सुविधा प्रदान करना। मुख्य विशेषताएं, वरीयता के आधार पर सीमित वस्तुओं पर शुल्क की कटौती, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता के माध्यम से सहमति, विकासशील देशों को विशेष छूट देना आदि। सीमाएं क्या क्या है? सीमित वस्तुओं पर छूट, कोई बाध्यकारी ढांचा नहीं, पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापारिक सहमति को बढ़ावा देना, ठीक है। साप्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। साप्टा और साप्ता है ना, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2006 को ये बना था काठमांडू समिट में, 2004 की सहमति से। साप्ता का ही अगला विशेष चरण है, साप्टा का अगला चरण है ये। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, व्यापार की मात्रा को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को गति देना। मुख्य प्रावधान क्या क्या है? सभी सदस्यों के बीच एक दूसरे पर आयात शुल्क को क्रमिक कटौती करना, विकासशील और अल्प विकसित सदस्य देशों के बीच अलग समय सीमा बनाना, नकारात्मक सूची, कुछ वस्तु को छूट की सूची से बाहर रखना, ठीक है। ये सब इनके कार्य हैं। सफलताएं और समस्याएं, व्यापार की मात्रा कुछ हद तक बढ़ी है, पाकिस्तान और भारत व्यापार में असहमति जताए हैं। साप्टा को राजनीतिक इच्छा शक्ति और आपसी विश्वास की कमी से झटका लगा है, ठीक है।
निष्कर्ष को आप देख लेंगे, है ना। हम लोग जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस देश की पहल पर हुई थी? तो बांग्लादेश की पहल पर हुई थी। भारत के पड़ोसी प्रथम नीति नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किसका हिस्सा है? तो विदेश नीति का हिस्सा है, आप सभी को पता है। पाकिस्तान की विदेश नीति का मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहा है? कश्मीर मुद्दा, है ना। पेमस्टेक संगठन में निम्न में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। भारत ने दक्षिण एशिया में किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह को विकास में साझेदार बनाया है? तो ईरान, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद का मुख्य किस नदी पर विवाद है? तो तीस्ता नदी पर। सार्क में निर्णय लेने के लिए किस पद्धति का पालन किया जा रहा है? तो सर्वसम्मति से, है ना। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य क्या है? पूर्वी एशियाई देशों से संबंधों को मजबूत करना। सार्क सम्मेलन में बाधा उत्पन्न करने वाला प्रमुख मुद्दा क्या है? भारत और पाकिस्तान का तनाव। भारत द्वारा दक्षिण एशियाई देशों के बीच में दी जाने वाली तकनीकी सहायता योजना को क्या कहा जाता है? तो ITEC कहा जाता है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। ये आपका थर्ड यूनिट, सॉरी फोर्थ यूनिट लगभग समाप्ति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। सार्क के बारे में भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लें। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, आप सभी को पता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू है, काठमांडू में है। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? 2024 तक 8 सदस्य हैं। साप्टा SAFTA, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। साप्ता का की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? तो व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? म्यांमार। साप्टा किस वर्ष लागू हुआ? 1995 में। साप्टा समझौता किस वर्ष औपचारिक रूप से प्रभाव में आया? तो 2006। सार्क विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत की नई दिल्ली पर, है ना। निम्नलिखित में से किस समझौते में व्यापार शुल्क को क्रमिक रूप से घटाने का प्रयास किया जा रहा है? तो साप्टा में, है ना, ठीक है। तो आपका ये चौथा यूनिट भी समाप्त होता है। हम लोग धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर आगे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आशा है कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो को देखकर, पढ़कर, ठीक है, सुनकर। हम लोग अब इकाई 5 की ओर चलते हैं। इकाई 5 में भारत की भूमि सुधार संबंधी नीति है, किसान आंदोलन है, ऋणग्रस्तता है, नई आर्थिक नीति का प्रभाव क्या पड़ा भारत की राजनीति पर, ये है। और नई औद्योगिक नीति है, कारपोरेट क्षेत्र पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, ये सब है। बहुराष्ट्रीय निगम है, TNC जिसे कहते हैं। और गैर सरकारी संगठन NGOs है, और विरोध आंदोलन, इन सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अपना पानी पी लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। तो इकाई 5 में हमने अभी जो टॉपिक बताया उन सब का डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधार की परिभाषा अगर देखें तो इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके बारीदारी की व्यवस्था की गई थी। भूमि स्वरूप व भूमि धारक अधिकार इसमें महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में स्वतंत्रता के बाद हम देखें तो 1950 से 60 के दशक में प्रमुख राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश ने भूमिहीनता को दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। उपलब्धि और चुनौतियाँ क्या क्या है? सीमित भूमि संसाधन वितरण, लैंड स्टीपिंग, कानूनी अड़चनें, गैर बोझिल शक्तियाँ संरचनाएं आदि है। कुछ राज्यों में भूमिहीन किसानों तक पहुंच को बढ़ावा देना है, लेकिन व्यापक प्रभाव इसके अंतर्गत सीमित नज़र आते हैं, लेकिन व्यापक प्रभाव सीमित रहा है, ठीक है।
तो ये लैंड रिफॉर्म के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है नई कृषि रणनीति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति 1960 और 70 के दशक में आई, जिसमें उच्च उपज वाले फसलों को बोया गया, जिसमें जैसे गेहूं और धान तथा सिंचाई, उर्वरक का प्रयोग आदि। प्रभाव क्या कहते हैं? खाद्य सुरक्षा के कारण इसको लगाया गया, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, परंतु लागत में वृद्धि हुई और जलवायु संबंधित दबाव, जैव विविधता में कमी देखने को मिली। ठीक है। किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन में हम देख पाते हैं निम्नलिखित किसान आंदोलन हुए हैं, जैसे इंदिरा गांधी और पंजाब के किसानों की आक्रोश 1990 से 2000 के बीच में, मंडी खारिज आंदोलन एमपी में, लोकपाल आंदोलन भी हुआ। हाल ही में 2020 से 2021 में किसान आंदोलन, एमएसपी पर कृषि बिल विरोध, ये सब आंदोलन हमने देखा है। ठीक है। आंदोलन की सफलता और सीमाएं। कई बार सरकार ने बिल वापस लिए, लेकिन ठोस सुधार में ढिलाई। ठीक है। जो किसान आंदोलन था उसमें मुद्दा यही था कि जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है, और मोदी जी की सरकार ने उसे कैसे, केंद्र ने कैसे उसको पारित किया, तो ये मुद्दा था। और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को खारिज कर दिया, और फिर मोदी जी को इस बिल को वापस लेना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहा है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भूमिहीनता। जनता जनक कारण कौन कौन से हैं? नियमित आय होने के कारण, उच्च लागत के कारण, ऋण मोह के कारण, ये सब होता है। नतीजे क्या होते हैं जिससे किसान ऋणग्रस्तता के कारण आत्महत्याएं करती हैं? सूदखोर लोग सूदखोरी करते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो रहा है। इसके उपाय क्या है? महत्वपूर्ण उपाय सरकार ने किया है, स्वरोजगार अभियान, सहकारी बैंक द्वारा उनको ऋण मुहैया कराना कम लागत में, कम ब्याज दरों पर, और माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस के द्वारा भी अब किसानों को लाभ मिल रहा है, भूमिहीनों को लाभ मिल रहा है। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखें तो इसकी पृष्ठभूमि में आए तो 1991 को उदारीकरण, निजीकरण और आगे बढ़ाया गया था, ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया गया था। उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, जिससे जो फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड और ट्रेड और जो आवागमन की सुविधाएं हैं, उसमें लगने वाले जो दूसरे देशों के साथ हमारा जो व्यापार है वो बिना रोक टोक के होने लगा। ठीक है। जिससे भारत का विकास थोड़ा सा ग्रोथ की ओर आगे बढ़ा। प्रभाव अगर देखें तो इसमें कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? कृषि निर्यात बढ़ा, निवेश और टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई, लेकिन दलित गरीब लोगों को लाभ सीमित होने लगे। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो रोजगार के अवसर तूफान की तेजी से नहीं बढ़े, मतलब ग्रामीणों में रोजगार की कमी आ गई, ऐसा इस थ्योरी के अंतर्गत हम देख पाते हैं। आर्थिक सुधार और निजीकरण। प्रमुख जो सुधार हुए इसमें बैंकिंग सुधार देखने को मिलता है, बीमा, दूरसंचार, ऊर्जा जैसे निजी क्षेत्रों का खुलना है, इससे आर्थिक सुधार हो सकते हैं। प्रभाव क्या होगा? विकास तेजी से इन क्षेत्रों में हो गया। ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय दबाव बढ़ा और रोजगार त्रिशंकु हो गया। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र देखें तो पब्लिक सेक्टर में क्या परिवर्तन हुए? जैसे प्रमुख भूमिका रही रेलवे का, इसरो के माध्यम से इसके आधारभूत विकास होने लगे, है ना। और चुनौतियां अगर देखिए इसमें तो बैंक की गैर निष्पादित आस्थियाँ, ठीक है, और पूंजी की कमी होने लगी। विवेकाधीन विफलता भी देखने को मिला। नीति में देखें तो इसमें नवरत्ना उद्योगों को आंशिक व निजी रूप से निवेश की पहल मिली। ठीक है। आठवां अगर टॉपिक देखें तो नई औद्योगिक नीति और कारपोरेट क्षेत्र, जिसमें डिरिस्मेंट एंड डिजिटाइजेशन 1991 के बाद औद्योगिक लाइसेंसिंग में कमी आई। निजीकरण अगर देखें तो इसमें निजी कंपनियों के तेजी से उठा, जैसे टाटा,
रिलायंस, विप्रो कंपनियों का विकास हुआ और ये रोजगार उन्मुख कार्य करने लगे। ठीक है। प्रभाव देखें तो इसमें निवेश पर प्रभाव पड़ा, रोजगार पर प्रभाव पड़ा, टैक्स और स्वराज में वृद्धि हुई, है ना, टैक्स राजस्व में वृद्धि हुई, सॉरी, लेकिन मध्यम और छोटे वर्गों पर दबाव बढ़ने लगा। श्रम पर प्रभाव कर देखें तो श्रम पर प्रभाव क्या पड़ा, इनकी उपलब्धियां क्या थी, स्वरोजगार और वेतन आधारित रोजगार बढ़े, लेकिन चुनौतियां भी आई, जैसे श्रमिक असुरक्षा, अपनी औपचारिक या अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि हुई, है ना, श्रम कानून में की पालनहीनता बढ़ी। नीतिगत सुधार देखें तो श्रम सुधार हुआ, ईएसआई, है ना, ईपीएफ जैसी योजनाएं आई, इनका क्रियान्वयन लेकिन अधूरा रहा। ठीक है। बहुराष्ट्रीय निगम, टीएनसीएस, निजीकरण के बाद आईटी, खुदरा और वॉलमार्ट, ई कॉमर्स, अमेजन कंपनियों ने भारत में प्रवेश किया, जिससे यहाँ पर डिजिटलाइजेशन बढ़ा। इसके साथ साथ कुछ प्रभाव भी देखने को मिले, जैसे विदेशी निवेश, कृषि उद्योग नेटवर्क, लेकिन कुछ स्थानों पर घरेलू व्यापार प्रभावित हुआ, द्वंद्व की स्थिति बढ़ गई। ठीक है। गैर सरकारी संगठन, एनजीओस की भूमिका भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि एनजीओ एक हित समूह के रूप में कार्य करता है। कृषि शिक्षा प्रसार सेवाएं जैसे लघु वित्त सेवा, एसकेएस, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महत्वपूर्ण रहा है। इसके प्रभाव कुछ देखने को मिले, जिसमें बेहतरीन प्रयास थे, लेकिन कुछ एनजीओस ने इनकी आईडी मुसीबत में आ गई, निगरानी की कमी के कारण ये इनका गलत प्रयोग करने लगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं गैर सरकारी संगठन हमारे हित में तो काम करते हैं, लेकिन कई एनजीओस ऐसे हैं जो वहाँ पर कुछ आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त पाए गए हैं, या सरकारी मुआवजे के लिए या सरकारी लाभ के लिए धन का दोहन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति भी देखने को मिली है। ठीक है। बाकी जो बहुत सारे एनजीओस हैं जो अभी भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो एनजीओस हमारे लिए हित समूह के रूप में कार्य करता है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है। विरोध आंदोलन में नर्मदा बचाओ आंदोलन थे, जो पारिस्थितिक भूमि मुद्दा प्रमुख था। मेघा पाटेकर का नाम आप सभी को पता होगा, है ना। ग्रामीण रोजगार योजना आंदोलन, ठीक है, रोजगार पाने के लिए आंदोलन किया गया। पर्यावरण, ट्राइबल अधिकार, आदिवासी विस्थापन पर बाधाएं, ये सब प्रमुख आंदोलन रहे हैं। ठीक है। इसके प्रभाव, नीति में बदलाव, जन प्रतिनिधित्व में सुधार, सामाजिक न्याय की दिशा में सुधार, यह महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भूमि सुधार, कृषि रणनीति, आर्थिक सुधार, श्रम व्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनी, एनजीओस आंदोलन का समन्वय से विश्लेषण किया जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण ने विकास की गति को तेजी से बढ़ा दिया है, लेकिन सामाजिक न्याय, ग्रामीण गरीबी, रोजगार सुरक्षा जैसे मुद्दे को पुनर्समीक्षा की जरूरत है। आगे की नीति सुधार में यह पहलू केंद्रीय भूमिका निभाएगा। ठीक है। तो ये 5वां यूनिट भी आपके थ्योरी को मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। इसमें कुछ और आंदोलन है, जैसे किसान आंदोलन। ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, जिसमें जहाँ पर लगभग 50% से अधिक जनसंख्या 50 से अधिक मतलब 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को आज़ादी के बाद भी उचित मूल्य, भूमि अधिकार, सिंचाई, कर्ज माफ़ी, फसल बीमा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इन्हीं समस्याओं के विरोध में समय समय पर कई किसान आंदोलन हुए हैं। किसान आंदोलन का इतिहास देखें तो औपनिवेशिक काल में चंपारण आंदोलन 1917 में नील की जबरन खेती के खिलाफ हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में टैक्स माफी हेतु, बारदौली आंदोलन 1928 में बढ़े हुए लगान के विरुद्ध में हुआ था। इन सभी आंदोलन में महात्मा गांधी और सरदार
पटेल जैसे नेताओं ने भी भाग लिया था। स्वतंत्रता के बाद जो आंदोलन हुए 1970 और 80 के दशक में, शरद जोशी ने शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में, महेंद्र सिंह टिकैत ने भारत किसान यूनियन BKU पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में किया था। और मांग के रूप में देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और बिजली शुल्क में छूट तथा सिंचाई सुविधा में छूट की इन्होंने मांग की थी। 1990 के दशक में वैश्वीकरण उदारीकरण की नीतियों ने से किसानों की आर्थिक सुरक्षा प्रभावित हुई। ठीक है। समकालीन किसान आंदोलन में देखें तो 2021 में, तो इसके कारण है केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून के विरुद्ध। पहला, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम, कृषि सेवा पर कृषक सशक्तिकरण संरक्षण समझौता अधिनियम। तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। इस पर जो किसानों ने क्या किया था, समकालीन किसान आंदोलन इसी के खिलाफ हुआ था। किसानों की आशाएं क्या है? मंडी प्रणाली को खत्म की जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं, कॉरपोरेट के अधीन आ गई कृषि बाजार, इसमें सुधार लाना, MSP में सुधार लाना, छोटे किसानों को नुकसान को रोकना। ठीक है। आशंकाएं क्यों बनी रहती है? प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी आशंका बनी रहती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं है, इसकी आशंकाएं बनी रहती है किसानों में। कॉरपोरेट के अधीन कृषि बाजार को ला दिया जाएगा, ये आशंकाएं बनी रहती है। और छोटे किसानों को नुकसान होगा, ये भी आशंका किसानों में रहती है। रूपरेखा कर देखें तो किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब और हरियाणा से हुई थी। दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय तक धरना इन्होंने किया था। विभिन्न राज्यों के किसानों ने एकजुट दिखाई थी और शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली और भारत बंद जैसी गतिविधियां इसमें देखने को मिली थी। सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी इस आंदोलन को रोकने के लिए, या इस आंदोलन में इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या प्रतिक्रिया अपनाया? कई दौर की वार्ताएं हुई, किसानों की कुछ मांगें मान ली गई, अंततः तीनों किसान कानून को निरस्त कर दिया गया। मैंने बताया था ना, 2000 जब किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे और तीनों किसान आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। किसान आंदोलन की कुछ विशेषताएं: नेतृत्व स्वायत्त और गैर राजनीतिक, कभी कभी क्षेत्रीय भी हो जाते हैं। मुद्दे क्या है? MSP, कर्ज माफी, सिंचाई, बीमा, बिजली आदि का समर्थन, है ना, अधिक से अधिक इनको छूट मिले। समर्थन मजदूर संगठनों, छात्रों, NGO से भी सहयोग मिला। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को प्राथमिकता इन्होंने दिया था। ठीक है। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। ये आपका जो इकाई 5 है वो भी समाप्ति की ओर है ना। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किस उद्देश्य से किया गया था? उत्तर है भूमिहीन किसानों को भूमि देने के उद्देश्य से। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? 1991 में, आप सभी को पता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में आता है? तो इंडियन रेलवे। ठीक है। किसान आंदोलन 2021-20 में मुख्य विधेयक के विरोध में किस के विरोध में हुआ था? तो कृषि आंदोलन के विरोध में, कृषि कानून के विरोध में आंदोलन हुआ था। भारत में श्रमिकों के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं संचालित है? तो ESI, है ना, ये योजनाएं संचालित है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एक बहुराष्ट्रीय निगम है? TNC है। ठीक है। तो अमेजन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है? तो पर्यावरण विस्थापन। इसमें प्रमुख जो लीडर थी वो कौन थी? मेघा पाटेकर महोदया थी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन NGO के रूप में कार्य करता है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेवा। ठीक है। महत्वपूर्ण है। नई औद्योगिक नीति 1991 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो निजीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को बहुत ही अमूल्य समय देकर सुना, इसको देखा। आशा है कि इस वीडियो से आप सभी को फ़ायदा होगा, बहुत हेल्प होगा। और मैंने आपको अपनी ओर से समझाने का
प्रयास किया है, इस प्रयास में अगर कोई त्रुटि रहे आपके छोटे भाई से या आपके स्टूडेंट से, मुझसे, तो मुझे क्षमा करिएगा। ठीक है, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत सारे बुक्स में ना झांकना पड़े। एक छोटे से वीडियो में आप एक बार इसको गो थ्रू होकर जाए, पेपर में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं इस वीडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे जैसे जो पीएचडी स्कॉलर है उनको भी इससे फ़ायदा हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।